नमस्कार, मैं सेडूराम रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे वाणिज्य फसलों में रबर की फसल के बारे में। कृषि फसलों को आवश्यकतानुसार तथा सुविधानुसार अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे खाद्यान्न फसलें, पेय फसलें, रेशेदार फसलें, बागाती फसलें। बागाती फसलें वे फसलें होती हैं जिनका उत्पादन बागान के रूप में किया जाता है। बागाती फसलों के अंतर्गत प्रमुख उपजें हैं चाय, कहवा, कोकोआ, नारियल, केला, अनानास, रबर आदि। इन्हीं बागाती फसलों में से एक रबर की फसल के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। रबर की फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, विश्व में उसका उत्पादन और व्यापार के बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम रबर के पौधे के मूल स्थल के बारे में जिक्र करेंगे। रबर का पौधा भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। उष्ण आर्द्र जलवायु वह जलवायु होती है जिसमें साल भर तापमान भी अधिक रहता है और वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। यह जलवायु मुख्यतः भूमध्य रेखीय भागों में पाई जाती है। इसीलिए रबर का पौधा भी भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र जलवायु वाले भागों में बहुतायत पाया जाता है। सबसे पहले यह पौधा अमेज़न के जंगलों में देखा गया था। जब इसकी उपयोगिता के बारे में पता चला तो अंग्रेज लोग इसे वहां से दक्षिणी पूर्वी एशिया लेकर आए और उनके द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया में बड़े बड़े बागान तैयार किए गए। इस प्रकार रबर का पौधा अमेज़न के जंगलों से होता हुआ दुनिया के बाकी देशों में, जहां रबर के पौधे के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं उपलब्ध है, वहां इस फसल का विकास हुआ। दुनिया में रबर दो तरीकों से प्राप्त किया जाता है, एक प्राकृतिक रबर, दूसरा कृत्रिम रबर। कृत्रिम रबर खनिज ईंधनों से फैक्ट्री प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि प्राकृतिक रबर जो है रबर की फसल से प्राप्त किया जाता है। बताना चाहूंगा कि रबर के पौधे को एक बार लगा देने के बाद, उसकी फसल लगा देने के बाद, वह पौधा 6 से 7 वर्ष की उम्र में उसके तने से तरल एवं चिपचिपा पदार्थ निकलने की स्थिति में आ जाता है। जब पौधा 6 से 7 वर्ष का हो जाता है तो उसके तने से एक सफेद तरल एवं चिपचिपा पदार्थ उससे प्राप्त किया जाता है, जिसे रबर का दूध भी बोला जाता है, जिसे रबर क्षीर भी कहते हैं या उसे लेटेक्स भी बोला जाता है। उस लेटेक्स को एकत्रित करके फैक्ट्री प्रक्रिया के द्वारा प्राकृतिक रबर बनाया जाता है। उस रबर के उपयोग के बारे में आप भली भांति जानते हैं। इस रबर से मोटर गाड़ियों के टायर ट्यूब बनाए जाते हैं,
जो कि इसका सबसे बड़ा उपयोग है। इसके बगैर दुनिया थमसी जाएगी यदि मोटर गाड़ियों से टायर ट्यूब अलग कर लिए जाए। इसके अतिरिक्त रबर से कपड़े, जूते, ऐसे अनेक उत्पाद तैयार किए जाते हैं, अनेक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। इस चित्र को आप गौर से देखिए, यह रबर का एक बड़ा बागान है। इस पेड़ को देखने पर पता चलेगा कि इस पेड़ के तने से कुछ भाग पर इसकी छाल को इस प्रकार अलग किया गया है कि ऐसा करने पर इस पेड़ में मौजूद, इसके तने में मौजूद रस या इसका दूध स्वतः टपकने की स्थिति में आ जाता है। इस नीचे टपकते हुए दूध को इकट्ठा करने के लिए, इसके लेटेक्स को एकत्रित करने के लिए इसी पेड़ के तने के निचले भाग में एक पात्र भी लटकाया हुआ होता है और उस पात्र में यह टपकता हुआ रस एकत्रित होता रहता है और एक निश्चित समय के बाद वो पात्र भर जाता है और उस पात्र को इस पेड़ से अलग कर लिया जाता है और उसकी जगह दूसरा पात्र लगाया जाता है। अब हम रबर की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में जानेंगे। आवश्यक भौगोलिक दशाओं में जलवायु, धरातल एवं मिट्टी तथा श्रम के बारे में जानेंगे। रबर की फसल के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु का होना आवश्यक है। उष्ण आर्द्र जलवायु वह जलवायु होती है जिसमें साल भर तापमान भी अधिक बना रहता है तथा वर्ष भर वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। संसार के जिन भागों में इस तरीके की जलवायु पाई जाती है वह जलवायु रबर की फसल के लिए आदर्श कही गई है। रबर की फसल के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होना आदर्श है, किंतु किसी भी स्थिति में 21 डिग्री सेंटीग्रेड से यह तापमान कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। जलवायु के पश्चात अब हम रबर की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं में धरातल एवं मिट्टी के स्वरूप के बारे में जानेंगे। रबर की फसल के लिए या रबर के बागान के लिए धरातल समतल एवं जल निकास वाला होना चाहिए, यानी खेत में या बागान में जल का ठहराव नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस खेत या बागान में ठहरा हुआ पानी पौधों की, पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, उससे पेड़ मर भी सकता है। साथ ही गहरी उपजाऊ मिट्टी का होना भी आवश्यक है। यदि लावा युक्त काली मिट्टी हो तो यह सबसे आदर्श स्थिति होगी। जहां तक श्रम की बात करें तो रबर के बागानों की देखरेख करने में, समय समय पे दूध को एकत्रित करने, उनके पात्रों से दूध इकट्ठा करने आदि में बहुत अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता
होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह बागान में पंक्तिबद्ध खड़े ये पेड़, इनके तने से समान ऊंचाई पर बंधे हुए बर्तन, जिनमें इनके तने से टपकने वाले रस को एकत्रित किया जाता है। अब हम रबर का विश्व उत्पादन जानेंगे। विश्व के 90% प्राकृतिक रबर का उत्पादन दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में होता है, जिनमें प्रमुख देश हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, भारत, श्रीलंका, फिलीपींस व वियतनाम। इनके अतिरिक्त भी अफ्रीका में नाइजीरिया, लाइबेरिया, कांगो, आइवरी कोस्ट तथा दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में भी रबर का उत्पादन किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे, ये वो प्रमुख देश हैं जहां रबर की फसल का उत्पादन किया जाता है। संसार के इस मानचित्र से भी आप समझ सकते हैं। इस मानचित्र में वो देश जिनको गहरे या हल्के भूरे रंग की छाया द्वारा दिखाया गया है, ये वो देश हैं जहां रबर की फसल का उत्पादन किया जाता है। आप देख सकते हैं दक्षिणी पूर्व एशिया में आप देखेंगे, पूर्व एशिया का ये चीन, ये वियतनाम, ये लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये वो एशिया के देश हैं जो रबर की फसल के उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख देश हैं। अफ्रीका में आप देख सकते हैं मुख्य उत्पादक देशों में आइवरी कोस्ट है, नाइजीरिया है, कैमरून है और लाइबेरिया है। ये वो प्रमुख देश है जहां रबर की फसल का उत्पादन किया जाता है, या यूं कहें प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया जाता है। और दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील एक बड़ा उत्पादक देश है। इस तालिका में विश्व में प्राकृतिक रबर का उत्पादन दिखाया गया है, जिसका आधार है वर्ष 2014। वर्ष 2014 के अनुसार विश्व में प्राकृतिक रबर का उत्पादन करने वाले देशों का क्रम इस तालिका में बताया गया है। वैश्विक प्राकृतिक रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान थाईलैंड का है, द्वितीय स्थान इंडोनेशिया का, तृतीय स्थान मलेशिया का, चतुर्थ स्थान भारत का, पंचम स्थान वियतनाम का, छठा स्थान चीन का, सातवां स्थान फिलीपींस का, आठवां स्थान अफ्रीका के आइवरी कोस्ट का। इस तालिका से आप समझ सकते हैं कि वैश्विक प्राकृतिक रबर के उत्पादन में थाईलैंड का प्रथम स्थान है। यह वैश्विक प्राकृतिक रबर के उत्पादन का लगभग 28% उत्पादन करता है, जबकि इंडोनेशिया वैश्विक प्राकृतिक रबर का लगभग 1/4 उत्पादन करता है, जबकि मलेशिया 8% के लगभग और भारत लगभग 7.5% वैश्विक प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। जबकि विश्व में कृत्रिम रबर उत्पादन की दृष्टि से चीन का पहला स्थान है, दूसरा स्थान यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तीसरा स्थान जापान का है, चौथा स्थान रूस का है, पांचवा
जर्मनी का है, 6वां फ्रांस का है, 7वां ब्रिटेन का है, 8वां इटली का है। इस तालिका के अध्ययन से एक बात निकल कर आती है कि इस कृत्रिम रबर के उत्पादन की फहरिस्त में ये चोटी के 8 राष्ट्र एक तो आर्थिक दृष्टि से अग्रणी राष्ट्र हैं, दूसरा ये वो देश हैं, या यूं कहें कि ये देश ग्लोब पर वहां स्थित हैं जहां की जलवायु रबर की फसल के लिए आदर्श नहीं है। इसलिए ये देश आर्थिक रूप से विकसित श्रेणी के राष्ट्र कृत्रिम तरीकों से रबर का उत्पादन करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबर का उत्पादन करने वाले राष्ट्रों में प्रथम स्थान थाईलैंड का है। जैसा कि हम जान भी चुके हैं कि थाईलैंड वैश्विक रबर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और यह विश्व का लगभग 1/4 से अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। थाईलैंड के कुल निर्यात से होने वाली आय का 15% हिस्सा रबर से प्राप्त होता है। वैश्विक रबर उत्पादन की दृष्टि से इंडोनेशिया का दूसरा स्थान है। यह भी विश्व के लगभग 1/4 प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, बोर्नियो ये वो प्रमुख द्वीप हैं जहां प्रमुख रूप से प्राकृतिक रबर की फसल का उत्पादन किया जाता है। इंडोनेशिया की 44% निर्यात की आय रबर से प्राप्त होती है। इस श्रेणी में मलेशिया का तीसरा स्थान है। मलेशिया के प्रमुख उत्पादक राज्यों में जोहोर, मलक्का, सेलांगोर, डिडिंगे, पेरेक, पेनांग ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मलेशिया में उत्पादन होने वाले प्राकृतिक रबर का निर्यात सिंगापुर बंदरगाह से होता है। वैश्विक रबर उत्पादन की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये प्रमुख राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां मुख्य रूप से प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया जाता है। भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण, घरेलू मांग अधिक होने के कारण भारत रबर का निर्यात करने की बजाय इसका आयात करता है। वैश्विक रबर उत्पादन की दृष्टि से वियतनाम का 5वां स्थान है। चीन इस श्रेणी में 6वां स्थान रखता है। फिलीपींस दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक अन्य प्रमुख उत्पादक देश है जो उत्पादन की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। यहाँ के रबर बागानों का विकास अमेरिकन एक टायर ट्यूब बनाने की कंपनी है जिसका नाम है अमेरिकन वुड ईयर टायर एंड रबर कंपनी। इस कंपनी ने ही फिलीपींस में बड़े स्तर पे रबर के बागानों का विकास किया है। वैश्विक प्राकृतिक रबर के उत्पादन की दृष्टि से श्रीलंका 8वां स्थान रखता है। श्रीलंका के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग, दक्षिणी भाग और मध्यवर्ती उच्च भूमि वाले भाग प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। प्राकृतिक रबर के अन्य उत्पादक देशों में अफ्रीका का नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, जायरे तथा दक्षिण अमेरिका का ब्राजील प्रमुख देश हैं। अब हम रबर का वैश्विक व्यापार समझेंगे।
जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि रबर के दो प्रमुख स्रोत हैं, प्राकृतिक रबर, दूसरा कृत्रिम रबर। प्राकृतिक रबर के प्रमुख निर्यातक देशों में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, कीनिया, नाइजीरिया एवं जायरे। प्राकृतिक रबर के प्रमुख आयातक देशों में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, भारत एवं अन्य यूरोपीय देश हैं। ये वे देश हैं जिनमें ज्यादातर आर्थिक दृष्टि से अग्रणी राष्ट्र हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था औद्योगिक है और जहां निरंतर रबर की मांग बढ़ती जा रही है। विश्व में बढ़ती रबर की मांग के कारण विकसित देशों में कृत्रिम रबर का उत्पादन भी बढ़ा है। इससे प्राकृतिक रबर की मांग घटी है, यानी प्राकृतिक रबर के विकल्प के तौर पे एक कृत्रिम रबर उत्पादन किया जा रहा है, जिससे उत्पादक देशों की कृषकों की आय भी प्रभावित हुई है। इस तरह आज हमने संसाधन भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाणिज्य फसलों के अंतर्गत रबर की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं, वैश्विक उत्पादन तथा व्यापार के बारे में सीखा। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में कुछ इस तरीके से ही प्रमुख फसलों के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक रबर के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, उत्पादन एवं व्यापार का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।